वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की और उनका कंपैरिजन। आज हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस वी विल डिस्कस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में विशेषता यह है कि दो COOH ग्रुप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं या वो क्या नाम है बीच में CH2 ग्रुप के थ्रू सेपरेटेड है। डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो माना जाता है कि एक COOH ग्रुप स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट क्रिएट करता है ऑन द अनदर COOH ग्रुप। नतीजा H+ का निकलना आसान हो जाता है, या हम कहें कि जो रिजल्टेंट कार्बोक्सिलेट आयन है ये दैट बिकम्स मोर स्टेबल। तो और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर दो H हैं COOH ग्रुप में, जैसे ये फॉर्म हम ऑक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ दो H निकल सकते हैं। तो जब पहला H रिलीज होता है तो उसे कहते हैं Ka1 वैल्यू, और जब दूसरा H रिलीज होता है तो उसे कहते हैं Ka2 वैल्यू। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं फॉर्मिक एसिड से यहाँ पर। तो फॉर्मिक एसिड में जो एक H+ निकल रहा था उसकी Ka वैल्यू 17.7 10⁻5 है, जबकि ऑक्सिलिक एसिड में पहला H+ निकल रहा था तो Ka वैल्यू 6400 10⁻5 है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो माना जाता है कि -I वजह से है। तो इट मे बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट ऑफ वन COOH ग्रुप ओवर द अदर ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजोनेंस। इंटरनल रेजोनेंस का मतलब क्या है कि ये COOH ग्रुप है, मान लीजिए H+ हम यहाँ से निकाल लें और ये COOH ग्रुप है, तो यहाँ पाई बॉन्ड टूट के O की तरफ जाएगा, C पे आएगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट आ गया दूसरे COOH ग्रुप के ऊपर। नतीजा ये है कि यहाँ से H+ निकलना आसान हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि जब ये कार्बन खींचे कार्बन से, ये कार्बन खींचेगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन लेगा H से, नतीजा H+ निकल जाएगा। और दूसरी तरीके से हम बात करें तो अब इसके -I इफेक्ट की वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, नतीजा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब इस इफेक्ट को हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। यदि -I इफेक्ट की वजह से ही ये बात हो रही है हमारी यहाँ पर, तो हम महसूस करें कि जैसे जैसे दोनों COOH ग्रुप के बीच में गैप बढ़ता जाएगा बाई CH2 ग्रुप्स, तो वहाँ पर कंटिन्यूसली एसिडिक स्ट्रेंथ यानी Ka1 वैल्यूज लगातार घटती चली जाएंगी। जैसे देखें ऑक्सिलिक में Ka1 6400 10⁻5 है, मेलाटोनिन में एक CH2 ग्रुप लगा और आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, तो यहाँ पर 140 10⁻5 है, 10⁻5 कॉमन है, 6400 के मुकाबले 140 है। सक्सिनिक में एक और CH2 बड़ा 6.4 है, ग्लूटारिक में एक और CH2 बड़ा 4.5 है। एडिपिक की बात करते हैं तो एक CH2 और बड़ा है, यहाँ पर इसकी 3.7 है खाली, और पिमेलिक एसिड में Ka1 वैल्यू केवल 3.1 10⁻5 है। यानी कि -I इफेक्ट डिक्रीज विद द डिस्टेंस, और उसके साथ साथ यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी लगातार घटती जा रही है। अब सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट जिसे हम Ka2 वैल्यू बोलेंगे वो काफी कम होता है Ka1 के मुकाबले। क्यों? क्योंकि COO- जो बन गया है वो दूसरे COOH के ऊपर +I इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो देखिए Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2, तो दिस इज सपोज टू बी ड्यू टू +I इफेक्ट ऑफ वन कार्बोक्सिलेट आयन ऑन द अदर COOH ग्रुप and make the less release या less effective release of H+ ion from it। यानी कि अब ये जो +I इफेक्ट क्रिएट कर रहा है इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो ऑक्सीजन आसानी से H से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा और H+ का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स Ka2 is less than Ka1 because monocarboxylate ion is more stable than dicarbonxylate ion, क्योंकि डाइकार्बोक्सिलेट आयन में दो नेगेटिव चार्ज होंगे, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। अब देखिए इम्पैक्ट ऑफ +I इफेक्ट भी हम देखते हैं तो डिस्टेंस के साथ में घटते आता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट डिस्टेंस के साथ में कम होगा। नतीजा ये है कि एक COO- का दूसरे COOH के ऊपर जो डिक्रीजिंग इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। हम जहाँ देखें ऑक्सिलिक में तो ये 5.2 है, लेकिन उसके आगे देखते हैं मेलोनिक में ये 0.20 है, लेकिन सक्सिलिक में CH2 लग गया तो +I इफेक्ट कम हुआ, तो यहाँ पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, यानी Ka2 वैल्यू बढ़ गई। ग्लूटारिक में और बढ़ी, एडिपिक में और बढ़ी। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं Ka1 की तो वहां पर एक COOH का -I इफेक्ट काम कर रहा है। जब Ka2 की बात कर रहे हैं तो COO- का यानी इसका यहाँ पर +I इफेक्ट काम कर रहा है, जो कि डिस्टेंस के साथ में घटता है। तो इफेक्ट ऑफ -I ऑन, अब जरा देखिए तो हमारी एलिफेटिक की बात हुई थी, अब एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ -I ऑफ वन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन Ka1 वैल्यूज एंड इफेक्ट ऑफ +I ऑफ वन COO-
over the other COOH value Ka2 values. This can also be observed in aromatic dicarboxylic acids. जरा देखें थैलिक एसिड की बात करते हैं, जो ऑर्थो डेरिवेटिव है यहाँ K1 वैल्यू 110 10⁻⁵ है, क्योंकि दोनों पास पास हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा माने चाहिए इफेक्ट। आइसोपथैलिक में 24 हुआ और टेरिपथैलिक में 29। अब आप कह सकते हैं कि टेरिपथैलिक में तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो यहाँ पर ये और घटना चाहिए था, लेकिन बड़ा क्यों? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हल्का सा -m इफेक्ट भी क्रिएट करता है ये। हालांकि मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन ग्रुप जो होते हैं दोनों ही बेंजीन के प्लेन में नहीं है, लेकिन हम पार्शियल रेजोनेंस के कंसेप्ट को मान सकते हैं, पूरी तरह से रेजोनेंस तो नहीं होती यहाँ पर। अब Ka2 वैल्यू की बात करते हैं तो वही कंसेप्ट, डिस्टेंस बढ़ेगी प्लस आई इफेक्ट घटेगा और Ka2 वैल्यू लगातार बढ़ती आएगी, तो 0.4 से 2.5 हुई आइसोपथैलिक में और 3.5 हुई टेरिपथैलिक एसिड के अंदर। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक, जैसे कि आपने सुना मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर सिस और ट्रांस दो तरह का आइसोमर है, मैलिक है सिस आइसोमर और फ्यूमेरिक एसिड होता है ट्रांस आइसोमर। तो इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इम्पैक्ट ऑफ बोथ -i and +i इज हायर ऑन बोथ Ka1 एंड Ka2 वैल्यूज इन सिस फॉर्म देन ट्रांस फॉर्म। देखिए यहाँ पर Ka1 के -i की वजह से, सॉरी एक COOH के -i की वजह से दूसरे COOH पर एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाने का इफेक्ट आता है, नतीजा K1 वैल्यू काफी हायर है। किसके कंपैरिजन में? ट्रांस के कंपैरिजन में, क्योंकि ये अलग अलग डिस्टेंस पर है, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ गया, इनके बीच में गैप बढ़ गया है, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम माना जाएगा यहाँ पर। और जब बात कर रहे हैं हम Ka2 वैल्यू की, तो यहाँ पर भी इसका जो जब COO- ग्रुप बनेगा, मान ली यहाँ से H+ निकला तो COO- इस पे इम्पैक्ट डालेगा, तो पास होने की वजह से यहाँ पर +i इफेक्ट भी ज्यादा है, तो वीकनिंग इफेक्ट एसिड स्ट्रेंथ पर काफी कम हो गया। और यहाँ पर वीकनिंग इफेक्ट काफी कम है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है इनके बीच में, तो इसके COO- का इम्पैक्ट इसके ऊपर थोड़ा सा कम जाएगा। तो ये वीक +i इफेक्ट, नतीजा एसिड स्ट्रेंथ उतनी कम नहीं हुई जितनी कम होनी चाहिए थी। इससे इसका मतलब Ka2 वैल्यू ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज हायर देन Ka2 वैल्यू ऑफ मैलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा कि K1, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि Ka1 ऑफ मैलिक एसिड is stronger than Ka1 वैल्यू ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। और Ka2 वैल्यू की बात करें तो Ka2 वैल्यू ऑफ मैलिक एसिड is less than Ka2 वैल्यू ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। चल अब हम बात करते हैं यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जिसमें स्पेशली हम बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ की बात करेंगे, या हम बोले बेंजोइक और सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की बात करेंगे, इसलिए कॉमन नाम हमने लिखा है एरोमेटिक एसिड्स। तो इनके एसिड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आज मैं प्रूफ के साथ में इस बात बताऊंगा कि रेजोनेंस जो है, चाहे वो COOH की भी ग्रुप की बात हो या COO- की बात हो, तो वो वर्क नहीं करती है विद द रिंग। तो मैंने हेडिंग डाली है वेदर रेजोनेंस वर्क्स बिटवीन COOH और COO- ग्रुप एंड द रिंग। तो इसको हम डिनाई करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारी बुक्स में जैसे IL फिनायर है, OP टंडन है, OP अग्रवाल है, इन बुक्स में रेजोनेंस दिखाया गया है, लेकिन डॉक्टर जगदम्बा सिंह जो प्रोफेसर साहब हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसको कंप्लीटली डिनाई किया है। मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, तो जरा देखते हैं उसका लॉजिक भी, सबूत भी मेरे पास है, सबूत यहाँ लिखा हुआ है इसमें बॉन्ड लेंथ के फॉर्म में, और मैं इसका सबूत भी दे दूंगा बॉन्ड लेंथ जो मैं यहाँ लिखी हुई है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलेट आयंस, आयन ग्रुप जो है वो दोनों ही बेंजीन के प्लेन में नहीं लिखा हुआ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलेट ग्रुप मींस आयन आर नॉट इन द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, क्योंकि COO और COO- दोनों, COOH और COO- ग्रुप दोनों ही बड़े हैं, तो बेंजीन से स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा फील करते हैं, तो इनका प्लेन थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। जब प्लेन डिस्टॉर्ट होगा तो रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होगी, ये जगदम्बा सिंह का कहना है, जबकि बाकी बुक्स का कहना है कि यहाँ पर होगी रेजोनेंस। तो हम इसमें एक बीच का रास्ता मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि रेजोनेंस थोड़ा सा पार्शियल होगी, जो कहीं कहीं हमारे बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंथ के एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई कर पा रही है। तो उनका कहना है कि ये जो जब ये प्लेन सेम नहीं है तो इस टाइप की रेजोनेंस के पाइबॉन्ड टूट यहाँ चला जाए, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाइबॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाए, इस तरह से क्या नाम है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के और बेंजीन के प्लेन्स डिफरेंट है। ऐसे ये कार्बोक्सिलेट आयन है, यहाँ पर भी ये पाइबॉन्ड उधर टूटे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो तो COO- लेस स्टेबल हो जाएगा। यदि ये पूरी तरह से सही होता, लेस स्टेबल होता, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इतना हाई होता,
तो डेफिनेटली बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड से वीकर एसिड होता है। लेकिन आप जानते हैं कि बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है। मींस यहाँ पर हमारा माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा काम करता है, प्लस एम इफेक्ट काम यहाँ पर नहीं करता उतना इफेक्टिवली। अब इसके सबूत की बात करते हैं। अब सपोज कीजिएगा, जैसे हमने आपसे कहा कि मान लीजिएगा बेंजोइक एसिड में रेजोनेंस होती है इस तरीके से। अब जो मान लीजिएगा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज की बात करते हैं बेंजोइक एसिड, जो हमने अभी यहाँ पर शो किया हुआ है कि पाई वन टूट के यहाँ पर जाए और यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पाई वन शिफ्ट होगा। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में तो आ गया सिंगल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन यानी बेंजीन कार्बन और सी डबल कार्बन के बीच में आ गया यहाँ पर पाई बॉन्ड। यदि ये रेजोनेंस पॉसिबल होती तो एक पक्की बात है कि इस बॉन्ड की शॉर्टनिंग होती, क्योंकि सिंगल से डबल में कन्वर्ट हुआ है, और इस बॉन्ड की लेंथनिंग होती जो डबल से सिंगल में कन्वर्ट हुआ है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास में वैल्यूज हैं कि यहाँ पर जो हमारा है सी का सिंगल बॉन्ड है जिसकी 1.470 एंगस्ट्रॉम वैल्यू कैलकुलेट की गई है ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट आपको मालूम है कोवेलेंट रेडियाई एडिटिव होती है नेचर में, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की कोवेलेंट रेडियस को हमने लिया और दोनों को एडअप किया तो हमारी कैलकुलेट वैल्यू आती है 1.470, और एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया तो दिस इज 1.48। अब यदि शॉर्टनिंग होती तो ये बॉन्ड लेंथ इससे कम होनी चाहिए थी। एक्चुअल से मतलब एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ है वो कैलकुलेटेड बॉन्ड लेंथ से छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो स्लाइडली 0.01 एंगस्ट्रॉम पड़ी और है। दूसरी चीज, ये सी डबल बॉन्ड ओ जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.210 एंगस्ट्रॉम की है कैलकुलेटेड, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.220, यहाँ भी 0.01 का इफेक्ट आ रहा है। ये तो खैर नेग्लिजिबल इफेक्ट है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। सी डबल बॉन्ड जो हमारी एक्चुअल में कैलकुलेटेड में है वही एक्चुअल में है, और जो सी सिंगल बॉन्ड जो है जो हमारी कैलकुलेटेड है वही एक्चुअल में, तो हम कह सकते हैं रेजोनेंस यहाँ पर इफेक्टिव नहीं है। ये हमारे इसके इफेक्ट को जस्टिफाई करती है। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मैं मेरे पास में एक इंटरनेट की साइट का प्रूफ है, वहाँ से जो बॉन्ड लेंथ है वो जो चीज़ मैंने आपके पास नोट करी है वो जस्टिफाई हो रही है यहाँ पर। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात हो रही थी ये हाईलाइटेड है यहाँ पर। मैं आपको फिर दोबारा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि ये 1.350 बॉन्ड लेंथ जो है हमारी ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये 1.356 ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारा यहाँ पर, और इसके ये OH बॉन्ड वाली है। और यदि हम बात करते हैं CO डबल बॉन्ड O बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ की तो ये 1.210 ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ये जो मैं जैसे मैं कहता 1.220 ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसके अलावा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की मैंने आपसे बात की थी कि कैलकुलेटेड वैल्यू 1.470 है, जबकि एक्चुअल वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1.481 वैल्यू है, और इससे एंगस्ट्रॉम में है सारी वैल्यूज, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट सेम है। अब वापस चलते हैं हम अपनी जगह पर और डिस्कस करते हैं उन्हीं चीज़ों को। तो चलिए, ये हमारा जस्टिफाई हुआ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, अब बात करें फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों, क्या नाम है, किस पे डिपेंड करती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है यहाँ पर बेंजीन के माइनस आई इफेक्ट पर। तो दस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑन स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन इन बेंजिक एसिड डिपेंड्स ऑन माइनस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि बेंजीन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि एसिटिक एसिड से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर CH3 जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम जो डिस्कस करने जाएंगे आपसे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।